मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम यहाँ बीएमटीसी 134 पाठ्यक्रम के बीजगणित विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका किताब 2 जिसका नाम है वलय सिद्धांत और इसकी इकाई 13 है वलय समाकारिताएं। तो पिछली इकाइयों में हमने वलय और वलय के गुणों के बारे में चर्चा की है। आज हम यहाँ पर वलय की समाकारिताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वलय की समाकारिताओं की परिभाषा क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी क्या विशेषता है हमारे यहाँ अलजेब्रा में। तो इस इकाई का उद्देश्य ही यही है आज कि हम समाकारिताओं के बारे में गहन चर्चा करें, इसके कर्नल और इसके इमेज के बारे में डिस्कस करें कि वो चीज़ें वो क्या होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वलय के बीच समाकारिताओं के बारे में। तो पिछली इकाइयों में हमने समूह में ये चीजें डिस्कस की, वलयों के बीच में हमने डिस्कस की। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं समाकारिताएं जो कि रिंग के ऊपर कैसे डिफाइन की जा सकती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो अलग अलग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जिसमें पहला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि रिंग R1 पे डिफाइंड है और इसके दो जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा जो यहाँ पर रिंग हमने R2 लिया है, ये R1 और R2 एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं और ये भी हमारा किस पे है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर डिफाइन किया गया है। तो ये दो रिंग है और इनके बीच में अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f, तो ये फंक्शन हमारा वलय समाकारिता कब कहलाएगा, जब अगर R1 में हमने दो एलिमेंट a और b ऐसे ले लिए जिस पर अगर फंक्शन पर इस तरह से रूल डिफाइंड है कि f की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू f ऑफ a प्लस f ऑफ b होगी तथा f a इंटू b की वैल्यू f ऑफ a इंटू f ऑफ b होगी। ये हम यहाँ कहने क्या जा रहे हैं, इसको आप दूसरे शब्दों में, ये तो मैंने मैथमेटिकल एक लैंग्वेज में सिंबॉलिक वे में आपको बताया, ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक योग का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के योग के बराबर हो और दूसरा गुणनफल का प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंबों के गुणनफल के अगर बराबर हो और हमारा जो फंक्शन है वो रिंग से रिंग पर डिफाइंड हो और रिंग हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे यहाँ पर डिफाइंड है, दूसरी रिंग भी हमारी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक ऑपरेशन पे डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है ये वलय समाकारिता है। तो यहाँ पर वलय समाकारिता के लिए आपने देखा कि फंक्शन हमारा रिंग से रिंग पर डिफाइन होना चाहिए, योग का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के योग के बराबर होना चाहिए, गुणनफल का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये हमारी परिभाषा है वलय की समाकारिता के बारे में। तो अब आप क्योंकि हम यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में हमने समूह के बारे में गहन चर्चा की है, वलयों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब आप अगर फ्लैशबैक में जाकर अगर आप ये चीज सोचे कि समूह में क्या डेफिनेशन थी, तो आप देखेंगे कि वहां समूह में भी समूह समाकारिता क्या होता था कि एक फंक्शन होता था जो समूह से दूसरे समूह पर डिफाइन होता था और उसकी भी कंडीशन यही होती थी कि योग का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के योग के बराबर हो, गुणनफल का प्रतिबिंब वहां पर बराबर हो। गुणनफल के लिए नहीं लेते थे, वहां पर हम एडिशन के लिए लेते थे। तो जो हमारा नियम नंबर 1 है कि योग का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के योग के बराबर हो, तो अगर यही होता था तो हम कहते थे कि हमारा जो फंक्शन f है वो समूह समाकारिता को वहां पर रिप्रेजेंट करता था, जहां पे समूह हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में वहां पर डिफाइंड था। तो R1 और R2 अगर हमारे यहाँ पर ग्रुप है, एडिशन पर डिफाइंड है, जो कि वलय में पहले से ही ये परिभाषा पहले से निहित है। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा वलय कब होता है, इसका पहला ही नियम यही है कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी ग्रुप होता है और फंक्शन अगर इस पे डिफाइन है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो वलय समाकारिता है ये हमारा समूह समाकारिता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये इसके सारे नियम को यहाँ पर फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं और इसका वन समाकारिता और यहाँ ऑन्टो समाकारिता, इन सब की परिभाषा के बारे में अगर जानना है तो जो वही परिभाषा है जो वहां पर हमने समूह पर डिफाइन किया था फंक्शन के रिस्पेक्ट में, वही चीज यहाँ पर हमें वलयों पर डिफाइन करना है। तो हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है वलय समाकारिता, ये हमारी एक समाकारिता कब कहलाएगी, जब हमारा फंक्शन 1 भी हो। आच्छादक समाकारिता कब कहलाएगी, जब फंक्शन हमारा ऑन्टो हो। वलय तुल्यकारिता कब कहलाएगी, तुल्यकारिता के लिए समूह में क्या हमारी कंडीशन थी कि वो 1 और ऑन्टो दोनों एक साथ होना चाहिए और साथ ही साथ समाकारिता को भी डिफाइन करे। तो पहला स्टेप यही है कि जो हमारा फंक्शन है वो वलय समाकारिता होना चाहिए,
वन-वन होना चाहिए यानी एकाकी होना चाहिए, ऑन्टो यानी कि आच्छादक होना चाहिए। ये तीनों अगर एक साथ वहाँ पर डिफाइन होगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो एक वलय से दूसरे वलय पर डिफाइंड है, ये वलय तुल्यकारिता है। ठीक है? इसी तरह अगर R1 और R2 यहाँ पर हमने जो यहाँ पर 2 रिंग लिए हैं, जो वलय लिया है, अगर ये दोनों हमने बराबर कर दिया कि किसी R के इक्वल हमने इसको कर दिया, तो जो इसमें फंक्शन हमने डिफाइन करेंगे, जो कि वलय समाकारिता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक वलय अंतःकारिता कहलाएगी। तो आप इस डेफिनेशन को समूह समाकारिता से रिलेट करके देख सकते हैं कि ये सारी डेफिनेशन समूह की तरह ही चल रही है, बट समूह में क्या था कि हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था वहां पे सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन था। यहाँ वलय में क्या है, हम एक साथ दो दो बाइनरी ऑपरेशन को एक साथ लेकर चल रहे हैं और इस पर देख रहे हैं कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्योंकि समूह समाकारिता में सिर्फ एक ऑपरेशन था, तो वहां पर हम एक ही ऑपरेशन पे केंद्रित रहते थे कि वो चाहे एडिशन होता था चाहे मल्टीप्लीकेशन होता था, कि नियम क्यों कौन कौन से नियमों फॉलो कर रहा है और कौन से नहीं। तो आइए हम एक उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए f हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ, और ये किस तरह से डिफाइंड है, एफ की वैल्यू को f पे मैप कर रहा है। एक दूसरा फंक्शन हमने g डिफाइन किया जो z से z पे सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ डिफाइन कर रहा है, और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, जो x को 2x पे मैप कर दे रहा है, यानी g ऑफ x की वैल्यू 2x के बराबर हो जा रही है। तो अब हमें ये देखना है कि f और g, और एक नया फंक्शन यहाँ पर h डिफाइन किया गया है जिसकी वैल्यू माइनस ऑफ f लिया गया है। अब हम यहाँ पर हम ये विचार करते हैं कि ये f और g और h जो हमने तीन फंक्शन यहाँ पर तीन अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए हैं जिसका डोमेन एंड को डोमेन यहाँ पर रिंग जो सेट ऑफ इंटीजर लिया गया है वो बराबर हो, तो ये कब कब वलय समाकारिता होगी और कब कब वलय समाकारिता नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो वो कारण क्या है, वो काउंटर एग्जाम्पल क्या है कि क्यों नहीं होगी। तो इसके बारे में अगर आप डीप में आप चेक करेंगे सारे जो नियम है वलय समाकारिता के बारे में, यानी कि सबसे पहले तो वो रिंग होना चाहिए, हमें ये चेक करना होगा। ये करने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि समाकारिता होने के लिए कि योग का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के योग के बराबर होना चाहिए, गुणनफल का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये दो तीनों नियम अगर वहां पर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पर वलय समाकारिता है कि नहीं। तो इसको चेक करने पर हमने पाया कि हमारा एफ हमारा एक वलय समाकारिता हमें मिलेगा, जी हमें एक वलय समाकारिता यहाँ पर एफ हमें यहाँ पर एक वलय समाकारिता मिलेगी, बट जी और एच हमने क्या किया है, नेगेटिव को यहाँ पर डिफाइन किया, ये दोनों यहाँ पर वलय समाकारिता नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये गुणनफल के पद को प्रिजर्व नहीं कर रहा है। जो हमने यहाँ पर नियम रखा है, नियम नंबर 3 कि गुणनफलों का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंबों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने दो नेगेटिव एलिमेंट्स के लिया और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव मिल जा रहा है, जिसकी वजह से ये नियम ये है कि ये रिजल्ट मिल रहा है कि गुणनफल का यहाँ पर प्रतिबिंबों का गुणनफल उनके प्रतिबिंबों का गुणनफल उनके गुणन जो यहाँ पर रूल है कि गुणनफलों का प्रतिबिंब प्रतिबिंबों के गुणनफल के यहाँ पर बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से एक भी नियम आप अगर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि ये हमारा वलय समाकारिता नहीं है। तो हमने ये पाया कि एफ जी एच में एफ तो हमारा वलय समाकारिता हो जा रहा है, बट जी और एच यहाँ पर वलय समाकारिता नहीं है। लेकिन अब आप समूह समाकारिता के बारे में आप चेक करिए, तो वहां पर ये होता है कि अगर हमारा एफ वलय समूह समाकारिता है तो माइनस ऑफ एफ की चेक करने की जरूरत नहीं होती, और वो प्रमेयों से और नियमों से हम सिद्ध कर सकते थे कि माइनस एफ भी हमारा समूह समाकारिता होती थी। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ हमारा वलय समाकारिता है, बट माइनस एफ जिसको हमने एच से डिफाइन किया है ये हमारा यहाँ पर वलय समाकारिता नहीं। तो समूह, अभी पिछले स्लाइड से मैं ये चीज आपको दोनों से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि समूह समाकारिता और वलय समाकारिता में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं। आप ये चीज में आप देखिए कि आपने देखा कि समूह समाकारिता निगेटिव अगर करने पर ये प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, बट वलय समाकारिता में ये चीज नहीं है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, और एक ही यही एग्जाम्पल हमारा काउंटर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं। इससे ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल पाएंगे, इसमें एक एग्जाम्पल आपके सामने है।
दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स का हमने कलेक्शन लिया है, जिसके एंट्रीज कहाँ ली गई है, जिसके रियल एंट्रीज ली गई है, डिफाइंड ओवर रियल नंबर सेट आर लिया गया है, यानी डोमेन सेट एंड को डोमेन सेट यहाँ पर हम बराबर लिए। और ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, जो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को लिया जा रहा है जो उसको नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि एम एन आर में सारे शून्य आव्यूह हैं, नल मैट्रिक्स है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन एफ हमने डिफाइन किया है, क्या ये वलय तुल्यकारिता है या नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल, इसका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये देखिए कि अगर हमने ए और बी दो मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ओवर एन क्रॉस एन, यहाँ पर जो हमने सेट लिया है यहाँ पर लेते हैं, तो इन दोनों का जो सम लेंगे, सम करने के बाद एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं, और पहले जीरो को हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ ए से रिलेट एक्सप्लेन कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और दूसरे जीरो को एफ ऑफ बी से रिप्लेस कर दिया। तो अंततः हमें ये मिला कि एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर है प्लस एफ ऑफ बी के बराबर है, यानी यहाँ पर जो हमने जो मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स के सम का प्रतिबिंब उनके प्रतिबिंबों के सम के बराबर है, उनके प्रतिबिंबों के योग के यहाँ पर बराबर आ गया। इसी तरह गुणनफल के बारे में अगर देखें तो मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है एम एन के, और हमने एफ ऑफ ए बी उस पे ऑपरेट किया, तो ये क्या करेगा, फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है हर एक एंट्रीज को जीरो में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब नल मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर जीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ तो जीरो को जीरो इंटू दो मैट्रिक्स का गुणनफल भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन भी नल मैट्रिक्स ही आएगा। एक जीरो को हमने एफ ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया और दूसरे जीरो को एफ ऑफ बी से, तो फाइनली जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला कि एफ ऑफ ए बी की वैल्यू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी है। अब क्योंकि एम एन हमारा डिफाइंड ओवर आर, ये भी हमारा क्या है, रिंग है, और ये वलय समाकारिता को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है ये वलय समाकारिता है। ठीक है, अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये तुल्यकारिता है कि नहीं। तुल्यकारिता के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को वलय समाकारिता होने के साथ साथ वन वन भी होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए, और साथ ही साथ आच्छादक भी होना चाहिए। तो आपने एक स्टेप यहाँ पर क्लियर किया कि एफ एफ हमारा वलय समाकारिता तो यहाँ पर हो गया। अब हमें चेक करना है कि वन वन एंड ऑन्टो में, तो हम ऑन्टो पहले यहाँ पर चेक करके देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें आप देखिए, मान लीजिए एक हमने मैट्रिक्स लिया एम एन का, अब जिसके लिए यहाँ पर कोई भी एक ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा हमें फंक्शन नहीं मिल रहा है जो इस ए मैट्रिक्स को इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैप करे। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है कि हर एक जो एक एलिमेंट वहां पर जरूर वहां पर मिलेगा एम एन में, डोमेन में, जो को डोमेन की आइडेंटिटी को मैप करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि मैट्रिक्स वो हमेशा जीरो मैट्रिक्स को मैप कर रहा है, तो आप कोई भी एंट्रीज लेंगे वो हमेशा जीरो मैट्रिक्स को ही मैप कर रही है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कि यानी को डोमेन में एक एलिमेंट आइडेंटिटी, ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके लिए कोई भी यहाँ पर प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स पहले भी आपको कह रखा है कि किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है, और वही हमारा काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है। तो इस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे और तर्क भी हैं, जिसमें सबसे अच्छा, सबसे इजीएस्ट यही है कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पर ऑन्टो नहीं, और अगर ये ऑन्टो नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक तुल्यकारिता नहीं है। तो ये जो डिफाइंड फंक्शन ये एग्जाम्पल में दिया गया, ये एक वलय समाकारिता तो है, बट एक तुल्यकारिता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब समूह समाकारिता की तरह ही, जैसे समूह में हमने वहां पर इमेज और कर्नल एफ वहां पर डिफाइन किया था, वही चीज यहाँ पर वलय समाकारिता के रूप में हम डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन बस यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि वो रिंग से रिंग पर यहाँ पर डिफाइंड है। तो इमेज ऑफ एफ का मतलब क्या होता था कि वो डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता था जो सॉरी, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता था जो को डोमेन के एलिमेंट को मैप कर रहा है। और कर्नल ऑफ एफ क्या होता था, वो डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता था जो को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट को वहां पर मैप करे। तो को डोमेन एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वहां पर जीरो है, तो यहाँ पर हम ऐसे एलिमेंट्स का डोमेन में के एलिमेंट्स का हम सर्च करते हैं, उनका कलेक्शन बनाते हैं जो जीरो को मैप कर रहा हो, और उसका जो कलेक्शन, जो समुच्चय बनेगा, उसको हम कर्नल एफ कहते हैं। तो इसी चीज को अब आप
एक वन वन एंड ऑन्टो की परिभाषा को आपको सबसे अच्छे से पता हुआ है। अब उस चीज को यहाँ इमेज और कर्नल एक्स से आप अगर आप से रिलेट करें तो कोई फंक्शन वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी प्री इमेज एक होनी चाहिए और इसके रिस्पेक्ट में एक इमेज ही होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट की कोई भी एक एलिमेंट का दो प्री इमेज वहां पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वन वन होने के लिए। तो इसका मतलब कर्नल एफ में कि अगर आप एलिमेंट्स को सर्च करेंगे तो कर्नल एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए जो डोमेन से को डोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करे। उससे ज्यादा एलिमेंट वहां पर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक दो एलिमेंट ही मिलेगा जो आइडेंटिटी से आइडेंटिटी को मैप करेगा। अगर ऐसा होता है, कर्नल एफ की वैल्यू 0 होती है, तभी हम कह सकते हैं, यानी इसके समुच्चय में सिर्फ 0 एलिमेंट अगर है तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा वन वन होगा। आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इमेज फंक्शन है, इमेज क्या है, ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो इसके रिस्पेक्ट में R1 में प्री इमेज है, तो ये R2 का सबसेट है। R2 के सबसेट, अगर ये फंक्शन हमारा टोटल R2 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है जिसके रिस्पेक्ट में R1 में प्री इमेज ना हो, तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि इमेज की f की वैल्यू R2 के पूर्णतः बराबर हो जाएगी, और तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन्टो की यही कंपल्सन है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अगर इमेज ऑफ एफ की वैल्यू R2 के बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा आच्छादक है। तो एकाकी और आच्छादक के लिए आपने यहाँ पर जो कंपल्सरी कंडीशन है आपने यहाँ पर देखा, तो डेफिनेशन वही है जो हमारी समूह समाकारिता की है। तो इमेज एंड इसको डिनोट करने के लिए इमेज का IM इमेज से लेते हैं और कर्नल से KER कैपिटल वर्ड लेकर से ही डिफाइन करते हैं। अब ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ये रिंग से रिंग डिफाइंड है या फिर ये समूह से समूह पर डिफाइंड है। आगे वलय की समाकारिताओं के गुणों के बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए f हमारा कोई वलय समाकारिता है जो कि रिंग से रिंग पर डिफाइंड है R1 से R2 का, तो समूह समाकारिता की तरह ही ये डोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट की जो इमेज होगी वो कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही इमेज करेगी, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू f ऑफ 0 ही होगी। R1 के नेगेटिव एलिमेंट की जो इमेज होगी वो माइनस एफ एक्स के बराबर होगी, और f ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू f ऑफ x माइनस f ऑफ y होगी, हर एक x y R1 में अगर बिलोंग करता है तो ये तीनों जो गुण है ये आपने समूह समाकारिता में भी देखा था। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है कि f ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू f ऑफ x माइनस f ऑफ y, और जहाँ पर x और y कहाँ से लिए जाएंगे, वो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। साथ ही अब हम आगे प्रमेय में बढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर वलय समाकारिता हमारी R1 से R2 में डिफाइंड है और S1 हमारा क्या है, R1 का एक उपवलय है, एक सबरिंग है, तो f ऑफ s की वैल्यू क्या होगी। तो अगर f हमारा वलय समाकारिता होती है तो इसकी खास बात यह है कि ये उपवलय की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर प्रिजर्व करता है। अगर S हमारा R1 में उपवलय होता है तो f ऑफ s हमारा R2 में भी उपवलय ही होगा। तो ये चीज अगर आप किसी उदाहरण से वेरीफाई करना चाहें तो आप ये चीज कर सकते हैं। ये हमारा समूह समाकारिता में भी होता था कि समूह समाकार अगर वो सब ग्रुप है यहाँ पर तो उसका इमेज भी कोडोमेन का सब ग्रुप होता था। ठीक इसी तरह अगर अब वलय समाकारिता R2 से R1 से R2 में यहाँ पर डिफाइंड है और R2 का T1 एक उपवलय है, तो इसका जो इनवर्स इमेज होगा जो कि R1 का सबसेट होना चाहिए, ये वहां पर भी उपवलय है। तो R1 से R2 में या फिर R2 से R1 में अगर हम दोनों में उपवलय देखें तो ये उपवलय की प्रॉपर्टी वलय समाकारिता यहाँ पर प्रिजर्व करती है। आगे प्रमेय नंबर 8 वही स्टेटमेंट है जो अभी हमने पिछले इमेज एंड कर्नल डिफाइन करते समय मैंने डिफाइन किया कि अगर f आपका फंक्शन रिंग से रिंग डिफाइंड है तो एकाकी कब होगा, ये आपकी कन्वर्सली और आप ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि ये आपका डायरेक्ट वे में और इनवर्स वे में दोनों तरफ से ये कन्वर्स भी ट्रू होगा और डायरेक्ट भी यहाँ पर ये ट्रू होगा कि अगर f एकाकी है तो कर्नल f की वैल्यू 0 ही होगी, और अगर कर्नल f की वैल्यू 0 होगी तो f हमारा यहाँ पर एकाकी होगा। इसका प्रूफ आप इसी एकाकी की डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि एकाकी होने के लिए क्या होना चाहिए। सिंपल यही रूल था कि हर एक एलिमेंट का एक सिंगल ही प्री इमेज होना चाहिए, किसी भी कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए डोमेन में दो प्री इमेज नहीं होंगे। और कर्नल ऑफ एफ में क्या एलिमेंट 0 होने का मतलब यही है कि कर्नल ऑफ एफ क्या होता था, वो डोमेन के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता था जो कोडोमेन के एक से जो कोडोमेन की आइडेंटिटी एलिमेंट को ही मैप करे। यानी अगर हमने कर्नल ऑफ एफ में ये हमने क्लेम किया कि इसमें दो एलिमेंट है, यानी इन दोनों एलिमेंट की इमेज यहाँ पर 0 एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही है,
तो वो एकेकी, अगर ऐसा होगा एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो यानी कि वो एकेकी नहीं है। एकेकी होने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पर हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक ही प्री इमेज होना चाहिए। अगर आपने आइडेंटिटी भी एलिमेंट लिया कोडोमेन में, तो उसके रिस्पेक्ट में भी डोमेन में एक ही एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर एफ एक की है तो कर्नल एफ की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, और अगर कर्नल एफ की वैल्यू 0 है तो एफ एक की ही होगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी समूह समाकारिता के लिए भी डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर एफ हमारा R1 से R2 एक समाकारिता है तो ये कंडीशन यहाँ पर डिफाइंड होगी, चाहे वो समूह समाकारिता हो और चाहे वो यहाँ पर वलय समाकारिता। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंपोजिशन मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपोजिशन मैपिंग ये वलय समाकारिता की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर पाता है या नहीं। तो इसके बारे में प्रमेय नंबर 10 आप इंपॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट है, आप देखिए कि मान लीजिए पहले तो कंपोजिशन मैपिंग डिफाइन करने के लिए मुझे दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने तीन रिंग लिया R1, R2 एंड R3। ये तीनों यहाँ पर रिंग है। पहला फंक्शन f हमने डिफाइन किया R1 से R2 की तरफ, दूसरा फंक्शन g हमने डिफाइन किया R2 से R3 की तरफ। अब हम इसके कंपोजिशन मैपिंग की बात कर रहे हैं। जो गॉफ डिफाइंड होगा वो कहाँ पर डिफाइंड होगा, R1 से R3 की तरफ, जहां पर R2 हमने यहाँ पर इसका पहले फंक्शन का जो कोडोमेन होगा और दूसरे फंक्शन का डोमेन अगर रिप्लेस होकर यहाँ पर जो कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन के बारे में चेक किया जा रहा है कि ये फंक्शन हमारा वलय समाकारिता होगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व होती है कि नहीं। तो आप पाएंगे कि ये वलय समाकारिता होती है। अगर f ऑफ g हमारा वलय समाकारिता है तो इसका कंपोजिशन फंक्शन भी हमारा वलय समाकारिता होगा। जिस ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होगा, अगर गॉफ f पे डिफाइंड हो रहा है तो पहले f ऑपरेट होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कंपोजिशन फंक्शन लिखने का रिप्रेजेंटेशन है कि गॉफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx, पहले x पर f ऑपरेट होगा और जो कुछ भी वैल्यू आएगी उस पर हम g ऑपरेट करेंगे। तो आप यहाँ पर हम पाते हैं कि वलय समाकारिता कंपोजिशन फंक्शन वलय समाकारिता प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। अब हम तुल्यकारिता प्रमेय के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि तुल्यकारिता की प्रमेय क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और क्या विशेषताएं हैं। तो पहले तो तुल्यकारिता होता क्या है, तो अगर किसी रिंग से रिंग में हमने ये कह दिया कि ये फंक्शन हमारा तुल्यकारिता है, ये वाला तुल्यकारिता है, ये आइसोमॉर्फिक है दोनों फंक्शन, तो आइसोमॉर्फिक का हिंदी मतलब ही यही होता है कि ये दोनों एक जैसे होंगे। यानी कि अगर R1 आपका R2 के आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब R1 के एलिमेंट्स में जो गुण होगा, R1 की जो प्रॉपर्टी होगी वो वही सारी प्रॉपर्टी R2 की भी होगी। R2 की जो प्रॉपर्टी होगी, जो गुण होंगे, वही सारी चीजें वो R1 भी में भी होगा। जैसे कि हम अगले उदाहरण से मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए हमने एक लिया है कि हमको ये दिखाना है या हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर सेट के आइसोमॉर्फिक है। अगर ऐसा है तो आप यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के में जितने एलिमेंट, जो भी इसके गुण होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, वही सारी रियल नंबर की भी गुण और प्रॉपर्टी होती है। ऐसा होता है या नहीं इसके बारे में देखिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको कह रखा है कि किसी चीज को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल काफी नहीं है, बट डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर सेट से किस तरह से भिन्न है, वहां पर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, यहाँ पर वो चीज एब्सेंट है। तो वो R1 हमारा R क्या होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, उससे छोटा सेट होता है। तो वो यहाँ पर देखिए उस चीज को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप अगर पाएंगे तो यही लाइन यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आइसोमॉर्फिक आ रहे तो उसके सारे गुण बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट लिया जाए और इसकी कोट ज्ञात करने की कोशिश की जाए, इसका ऑर्डर ज्ञात करने की यहाँ पर अगर हम कोशिश करें कि क्या होता है, तो ऑर्डर ज्ञात मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि हम आइडेंटिटी के एलिमेंट्स पे पावर लगाते जाएं, इसको स्टार से यहाँ पर ऑपरेट करते जाएं, और ये तब तक पावर लगाना है जब तक कि आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए यहाँ पर, तो आइडेंटिटी 1 ना कन्वर्ट हो जाए। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो आई की पावर अगर हम 2 लगाएंगे तो वैल्यू -1 आएगी, 3 लगाने पर -i आएगा, 4 लगाने पर अगर हमने किया यानी आई की पावर 4 करेंगे तो वैल्यू हमारी 1 आ रही है। यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है जिसकी यहाँ पर जिसमें जिसका ऑर्डर यहाँ पर 4 है। अब हम आई स्टार में अगर हम सर्च कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर आर स्टार में, जो कि यहाँ पर यू आर से डिफाइन किया जा रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 हो, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी आर स्टार में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जिसका ऑर्डर यहाँ पर 4 हो।
तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पर हमने 2 सेट डिफाइन किया था यूसी एंड यूआर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि सी स्टार में यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है। अगर सी स्टार अगर ये सी आपका आर के आइसोमॉर्फिक होता तो यूसी भी आपका यूआर के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, सी स्टार भी आर के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, सी स्टार के सारे एलिमेंट्स के जो गुण है वही आर स्टार के भी एलिमेंट्स के गुण होने चाहिए। सी स्टार में अगर एक एलिमेंट 4 ऑर्डर का है तो आर स्टार में भी वो होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सी हमारा आर के आइसोमॉर्फिक नहीं है, यानी कि तुल्यकारिता यहाँ पर डिफाइंड, ये फंक्शन यहाँ पर तुल्यकारी नहीं। तो आइए हम अब समकारिता की मूलभूत जो हमारी प्रमेय है, जिसको आप अगर समझना आपको फ्लैशबैक में मैं बताना चाहूँ तो हमने इसको समूह समाकारिता में भी देखा था, जो समूहों पर डिफाइंड थी। अभी हम यहाँ पर वलयों पर उसको देखने जा रहे हैं कि फंक्शन अगर हमारा डोमेन एंड कोडोमेन वलय होगा तो क्या कंडीशंस होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन एफ हमने लिया जो कि रिंग आर से एस पर डिफाइंड है, तो ये एक वलय समाकारिता है। तब हमारा ये कोशेंट रिंग कौन सा, आर बाई कर्नल एफ। कर्नल एफ हमारा क्या है, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है इसका कर्नल की बात की जा रही है। ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, इमेज ऑफ एफ की। तो आर और एस कोई भी दो रैंडम हमारे रिंग हो अगर, और एफ हमारा एक वलय समाकारिता अगर है, तो कोशेंट रिंग आर बाई कर्नल एफ हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है या तुल्यकारी होता है इमेज ऑफ एफ की। इसका उदाहरण में अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए हमने एक रिंग डिफाइन किया आर, जिसके जो 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और ये मैट्रिक्स इस तरह से है कि यहाँ A11, A12 और A22 एलिमेंट्स ऑन है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, और A21 एंट्रीज यहाँ पर हमने 0 ले रखी है, और ये AB जो एंट्री है वो रियल नंबर सेट से ली गई है। तो और मान लीजिए आई हमने एक नया यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसकी मैट्रिक्स क्या है, ये सिर्फ A12 एंट्रीज पे ऑन रहेगी और वैल्यू वो C है जो कि रियल नंबर मैट्रिक्स से लिया जाएगा, एंड बाकी सारी A11, A21 एंड 22 एंट्रीज को हमने 0 रखा है। अब हमें ये चेक करना है कि R जो है I की एक गुर्जावली है कि नहीं, आइडियल है कि नहीं, और ये भी देखना है कि R बाई I जो कोशेंट यहाँ पर हमने रिंग डिफाइन किया है वो R के आइसोमॉर्फिक होगा कि नहीं। तो पिछले जो प्रमेय में आपने देखा हमने कर्नल ऑफ एफ यहाँ पर डिफाइन किया है, कोशेंट रिंग की बात की है। तो कोशेंट रिंग विभाग रिंग वलय जो हमने पिछले इकाइयों में हमने डिफाइन किया था, तो विभाग वलय को डिफाइन करने के लिए जैसे कि वहां पर था कि समूह में कोशेंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें वहां पर कोसेट्स की जरूरत होती थी, नॉर्मल सबसेट नॉर्मल ग्रुप की जरूरत होती थी। यहाँ पर हमें कोशेंट रिंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आइडियल्स की जरूरत है, गुर्जावली की जरूरत है सबसे पहले। तो कर्नल ऑफ एफ हमारा आर का गुर्जावली होता है, इसीलिए यहाँ पर ये कोशेंट रिंग यहाँ पर डिफाइंड है। अब यहाँ पर आर और आई आपने दो रैंडम रिंग लिया है, तो इसकी ये आइसोमॉर्फिक डिफाइन करने से पहले पहले हमें ये चेक करना होगा कि आर बाई आई कोई विभाग वलय है भी या नहीं। विभाग वलय होने के लिए आई को यहाँ पर हमें आई को यहाँ पर आर की एक गुर्जावली होना पड़ेगा, एंड देन फिर हम आर बाई आई का अस्तित्व के बारे में चर्चा कर सकते हैं और इस पे प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि ये आर के आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। तो इस तरह के एग्जाम्पल में एक स्टेप आपको चेक करने के लिए बढ़ जाता है कि पहले तो हमें ये चेक करना है कि आर हमारा रिंग है कि नहीं, आई हमारा रिंग है कि नहीं, आर बाई आई हमारा गुर्जावली है कि नहीं। अगर गुर्जावली है तो आर बाई आई का अस्तित्व यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गुर्जावली होने के लिए देखिए स्लाइड 1 में ये चीज डिफाइन किया गया और हम पाते हैं कि ये गुर्जावली है। दूसरा, गुर्जावली होने के बाद अब हमें इसको वलय समाकारिता के बारे में चेक करना होगा कि ये वलय समाकारिता है कि नहीं, एंड फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ जो भी ये होमोमॉर्फिज्म या वलय तुल्यकार का प्रमेय नंबर 11 जो है समाकारिता की मूलभूत प्रमेय से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है या आर बाई आई जो विभाग वलय है, ये सेट ऑफ रियल नंबर सेट के तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिक है। अब हम उप प्रमेय के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट उप प्रमेय के स्टेटमेंट के बारे में आप यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर के आर का एक वलय तुल्यकारी है, और आर से जेड पर हम एक वन ऑन्टो फंक्शन यहाँ आर से जेड पर हम एक ऑन्टो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एफ और जी, जो कि अब ये दोनों हमारी तुल्यकारिता अगर है, यहाँ पर अगर ये z क्या है हमारा वलय तुल्यकारी है r के, और f और g दो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं z से r पर, तो हम अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं तो हम कह सकते हैं कि f और g हमारा ये जो दोनों ही जो फंक्शन होंगे वो हमेशा बराबर होंगे।
ठीक इसी तरह की मान लीजिए आर एक अगर वलय है, आर से जेड पर एक हमने आच्छादक फंक्शन डिफाइन किया एफ और जी। अब ये दोनों क्या है, वलय समाकारिता को यहाँ पर अगर प्रिजर्व करता है, यानी कि एफ और जी यहाँ पर हमने फंक्शन लिया, ये वलय समाकारिता होनी चाहिए, ऑन्टो आच्छादक होना चाहिए अगर। और एक साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टी और भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया कि कर्नल जो एफ का कर्नल होगा और वो कर्नल जी के अगर बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों फंक्शन एफ और जी हमने लिया है ये दोनों ही बराबर है। तो इनपुट इसका क्या है कि यानी कि हमारा आर और जेड, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो आर से जेड पे होगा, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे आर से जेड पर जी, जो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इनमें समानता क्या है कि कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू कर्नल ऑफ जी के बराबर होगी। अगर ऐसा होता है तो हम पाएंगे कि जो हमने दो अलग अलग फंक्शन को डिफाइन किया है वो अलग ना होकर वो दोनों ही सेम है यहाँ पर। तो इतनी ये प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद अब हम वलयों की यहाँ पर समाकारिता की जो मूलभूत प्रमेय है पहली फर्स्ट जो आपने देख रखा है जो अभी विभाग प्रमेय पे थी, इसके बाद हम यहाँ पर द्वितीय और तृतीय के स्टेटमेंट अब हम यहाँ पर दे सकते हैं जो कि बिल्कुल समूह समाकारिता की तरह है, जो समूहों पर डिफाइन थी। अब हम उसको वलयों पे चर्चा करने जा रहे हैं कि उसके लिए क्या इनपुट हमें यहाँ पर जरूरी है। तो द्वितीय तुल्यकारिता प्रमेय यही है कि मान लीजिए किसी वलय आर का एस एक उपवलय है, एस आपका जो है आर का एक सबरिंग है और आई उसकी एक गुर्जावली है। तो ये चीज पहले होनी चाहिए कि एस हमारा आर क्या होगा, वलय होगा, एस हमारा उसका सबरिंग होगा, आई क्या है वो आर की गुर्जावली होगी। ठीक है, आई अगर उसकी गुर्जावली होगी तभी हम जो भी हमारा यहाँ पर जो ग्रुप डिफाइन करने जा रहे हैं हम उसके विभाग वलय के बारे में, यहाँ पर उसके अस्तित्व के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तब क्या होगा, एस प्लस आई की कोशेंट रिंग एस प्लस आई बाई आई आइसोमॉर्फिक किसके होगा, एस बाई एस इंटरसेक्शन आई के। तृतीय तुल्यकारिता प्रमेय क्या होगी कि मान लीजिए आई और जे किसी वलय की गुर्जावली है, आर की गुर्जावली है और जे क्या है, आई का सबसेट है। जे और आई दोनों क्या है, आर की गुर्जावली है और जे और आई में रिलेशन क्या है कि जे आई का सबसेट होना चाहिए। इन दैट केस आर बाई जे जो विभाग वलय होगा और आई बाई जे विभाग वलय होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा आर बाई आई के। तो विभाग समूह की तरह समूह तुल्यकारिता की तरह यहाँ पर आपने वलय तुल्यकारिता की तीनों यहाँ पर प्रमेय मूलभूत प्रमेयों के बारे में देखा। तो आगे हम बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, खंड 4 की तरफ जिसका नाम है, शीर्षक है पूर्णांकीय प्रांत। इसकी जो पहली इकाई है वो है पूर्णांकीय प्रांत और उसके क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी क्या, इस इकाई का उद्देश्य यही है कि पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र के बारे में, हम उसके डेफिनेशन के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हम गहन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शून्य वलय में शून्य के भाजक को हम परिभाषित करेंगे और उसके उदाहरण देंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत यहाँ पर क्या होता है और ये किस प्रकार वलयों से किस तरह से रिलेटेड होता है, क्या वलय में ऐसा हम क्या चीज कौन सी कंडीशन को हम ऐड करते हैं तो वो हमारा वलय पूर्णांकीय वलयों में शून्य के भाजक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होने लगते हैं और कब ऐसा होता है कि वलयों में शून्य के भाजक एलिमेंट्स नहीं होते। तो इसकी परिभाषा देखिए कि मान लीजिए आर हमारा एक कोई वलय है और इसका शून्य कोई एक शून्योत्तर जो आर जीरो से अलग हमने एक एलिमेंट स्मॉल आर ले रखा है, शून्योत्तर अवयव मतलब जो कि एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। तो ये आर जो हमारा एलिमेंट रिंग का लिया है ये शून्य का भाजक कब कहलाएगा, ये शून्य का भाजक तब कहलाता है जब मान लीजिए वहां पर एक दूसरा एलिमेंट बी है। ये आर और बी दो एलिमेंट की खास बात यह है कि ये दोनों एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। तो कोई एलिमेंट रिंग का जो कि शून्येतर अवयव है वो हमारा शून्य का भाजक तब कहलाएगा जब वहां पर एक दूसरा शून्येतर अवयव बी ऐसा मिले जो दोनों ही जीरो नहीं है बट उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर इंटू बी की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा एलिमेंट आर होता है वो क्या कहलाता है, वो शून्य का भाजक कहलाता है या जीरो डिवाइजर कहलाता है उस रिंग का। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ पर रिंग में सर्च करने हैं कि जो अपने आप में तो जीरो नहीं है बट उसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट बी वहां पर प्रेजेंट है जिसका मल्टीप्लीकेशन वहां पर जीरो हो रहा है या उस आर को वो जीरो में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर ऐसा हम ढूंढ लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये रिंग में हमारा जीरो डिवाइजर प्रेजेंट है और अगर नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि रिंग में जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं। तो इसका पढ़ने का उद्देश्य यही है कि इसी से ही हम आपका पूर्णांकीय प्रांत के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले तो ये जो हमने यहाँ पर बात कही कि एलिमेंट्स हमारे जीरो नहीं हैं फिर भी उनका मल्टीप्लीकेशन
सॉरी, जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो कैसे हो रहा है उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखिए। तो उदाहरण यहाँ पर लिया है कि कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर हमने फंक्शन का सेट लिया है जिस क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर यहाँ पर डिफाइंड है। अब हम इसमें शून्य के भाजक का के एलिमेंट्स हम सर्च कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर शून्य के भाजक के एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये कौन सा सेट है? कॉन्टिन्यूसली डिफाइंड ओवर जो है 0 1 क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कलेक्शन है। तो मान लीजिए एफ एक्स हमने एक फंक्शन लिया है, जो कि एफ एक्स किस तरह से फंक्शन लिया है, जिसमें एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1/2 है तो वो x माइनस 1/2 है, और अगर एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 पर जा रही है तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 मिल रही है। और ये फंक्शन कहाँ पर बिलोंग करेगा? c ओवर क्लोज इंटरवल 0 1 पर है। इसी तरह हमने एक gx नया फंक्शन डिफाइन किया, जो अगर x 0 से 1/2 की वैल्यू को ले रहा है तो वैल्यू 0 हो जा रही है, और अगर x की वैल्यू 1/2 से 1 पर डिफाइंड है तो वो वैल्यू x माइनस 1/2 आ रही है। तो इस तरह से हमने जो फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन दोनों क्या है? रियल नंबर जो C01 से लेकर रियल नंबर सेट पर डिफाइन किया गया है। अब आप हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा f और g फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन इस C में बिलोंग कर रहे हैं। अब आपने पाया कि एफ एक्स पूर्णतया जीरो फंक्शन नहीं है, जी एक्स भी जीरो फंक्शन नहीं है। अब हम इनके मल्टीप्लीकेशन के बारे में, इनके कंपोजिशन फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप एफ ऑफ जी की वैल्यू जो ओवर डिफाइन, अगर हम एक्स पे ऑपरेट करें तो वो वैल्यू क्या मिलेगी वो देखिए। तो एफ ऑफ जी एक्स पर अगर डिफाइन करते हैं तो वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की तरह डिफाइन हो रही है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 पे होगी तो यहाँ पर ये इंटरवल दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 में अगर नॉन जीरो है तो उसी दौरान जी एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 पे 0 हो जा रही है, तो मल्टीप्लीकेशन तब 0 हो जाएगा। दूसरे ब्रेक इंटरवल में अगर आप देखें 1/2 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो जी एक्स की वैल्यू नॉन जीरो होने के बावजूद भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन वहां पर उस इंटरवल में भी 0 आ जा रहा है। तो आपने पाया कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है हर एक एक्स के लिए जो कि 0 से 1 में बिलोंग हो। तो हमने पाया कि f इंटू जी हमारा एक शून्य फलन है। जो अब आप पहले स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट को एक साथ देखें तो f की वैल्यू 0 नहीं है, g की वैल्यू 0 नहीं है, f हमारा शून्य फलन नहीं था, g हमारा शून्य फलन नहीं था, बट इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? वो शून्य फलन है। तो अब आप कह सकते हैं कि f एक शून्य भाजक है और g भी, f हमारा शून्य भाजक है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में एक g वहां पर प्रेजेंट था, और इसी तरह अगर g के बारे में आप विचार करें तो g भी हमारा एक शून्य भाजक है, उसके रिस्पेक्ट में एक f फंक्शन c में प्रेजेंट था। तो f और g दोनों ही यहाँ पर शून्य का भाजक है, जीरो डिवाइजर एलिमेंट है c का। इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स यहाँ पर हैं जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका उदाहरण नंबर 3 में आपने एक्सप्लेनेशन देखा कि मान लीजिए दो अतुच्छ बलों के अनुलोम गुणनफल के बारे में हम देख रहे हैं कि उसमें शून्य के भाजक होंगे या नहीं होंगे। तो मान लीजिए ए और बी दो अतुच्छ वलय हैं, और एक एलिमेंट ए में इस तरह से है कि जो कि 0 नहीं है, और दूसरा बी एलिमेंट बी में ऐसा लिया जो कि 0 नहीं है। अब हम पाते हैं कि a, 0 एलिमेंट का अगर हमने लिया a क्रॉस b का, और 0, b एलिमेंट लिया a क्रॉस b का, तो a, 0 भी जो है 0 नहीं है, और 0, b भी पूर्णतया 0 नहीं है a क्रॉस b में, बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखें तो वो 0 हो जा रहा है। तो आपने पाया कि a क्रॉस b में हमें यहाँ पर दो जीरो डिवाइजर एलिमेंट मिले, a, 0 एंड 0, b, जो कि ओरिजिनली 0 नहीं थे, बट उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 0 हो रहा है। तो गुणनफल अगर दो हमारा नॉन एम्प्टी यहाँ पर रिंग लिए एक ए और बी, तो इनके जो अनुलोम यहाँ पर गुणनफल होगा उसमें भी वहां पर जीरो डिवाइजर हमें मिल सकता है। अब हम आते हैं पूर्णांकीय प्रांत के बारे में, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रल डोमेन भी कहा जाता है। तो मान लीजिए आर आपका एक नॉन एम्प्टी रिंग है, तो ये एक पूर्णांकीय प्रांत तब कहलाएगा जब आर आपका क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव रिंग हो, आर में तत्समकी हो, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, रिंग विद यूनिटी हो यानी कि, और नंबर 3 यहाँ पर आर में कोई भी शून्य के भाजक ना हो।
इसीलिए अभी आपने ज़ीरो डिवाइज़र पिछले स्लाइड्स में आपने डिफाइन किया, जो कि तब हम पूर्णांकीय प्रांत को अब डिफाइन कर सकते हैं कि तो सबसे पहले कंपल्सरी कंडीशन आर को रिंग होना है। रिंग होने के बाद वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग होने के साथ-साथ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी होना चाहिए, वहाँ तत्समक एलिमेंट भी होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ यानी कि प्रेज़ेंट होना चाहिए। और नंबर थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? आर में कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र प्रेज़ेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा रिंग लिया गया है, ये जो स्पेशल रिंग है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है। अब इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं कि कब वो कौन-सा रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है और कब नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड ओवर पी अगर हम एक यहाँ पर सेट लेते हैं, तो ये एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, जहाँ पर पी की कंडीशन क्या होती है? पी की हमारा यहाँ पे एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो भी हमने यहाँ पर रिंग डिफाइन करते हैं, ये रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। साथ ही साथ प्रमेय दूसरी देखिए, मान लीजिए आर कोई हमने रिंग लिया और इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर एलिमेंट नहीं है और यदि केवल आर में गुणन के लिए निरसन नियम यहाँ पर लागू हो रहा है। निरसन नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ कि मान लीजिए ए बी सी अगर आर के एलिमेंट है और ए जीरो नहीं है, तो ए बी अगर ए सी के बराबर है या बी ए सी ए के बराबर है तो बी सी के बराबर हो जाएगा, लागू होता है। तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शून्य के भाजक नहीं होते। अब हम वलय के अभिलक्षणिक का अभिलक्षणिक क्या होता है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। मान लीजिए आर आपने एक रिंग लिया, जिसमें एक एन क्या लिया है, सबसे छोटा, सबसे पहला स्मॉलेस्ट धनात्मक एक हमारे यहाँ पर हमें यहाँ पर पूर्णांक सर्च करना होगा, जो कि रिंग के हर एक एलिमेंट में अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम n इंटू एक्स कर रहे हैं तो वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ऐसा करने के लिए कि हमको n वो स्मॉलेस्ट वो पहला n एलिमेंट हमें यहाँ पर सर्च करना होगा जो कि x को जीरो में कन्वर्ट कर रहा है, हर एक x को r के हर एक x के रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट यहाँ पर वो नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, x को जीरो में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा ये क्या कहलाएगा, उस रिंग का अभिलक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। यदि कोई ऐसा होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक वहां पर नहीं मिल रहा है जिसके रिस्पेक्ट में nx की वैल्यू जीरो हो जा रही है हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए, तो हम कह सकते हैं r के जो अभिलक्षणिक है वो को शून्य परिभाषित हम अब आर के जो अभिलक्षणिक को शून्य परिभाषित हम कर सकते हैं। यानी आर के जो अभिलक्षणिक जो है, अगर कोई भी एन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हमें नहीं मिल रहा है जो उसके हर एक एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर का जो अभिलक्षणिक है वो शून्य है। अब अभी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड से अल्फाबेट से ये 4 वर्ड CHAR कैरेक्टर लिया गया है। और रिंग को आपको मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि रिंग का स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिंग से ही पहला अल्फाबेट आर लिया गया है। तो अभिलक्षणिक को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए किसी भी वलय के लिए कैरेक्टरिस्टिक आर से हम डिफाइन करते हैं। अब इसके उदाहरण में देखते हैं कि किसी कैरेक्टरिस्टिक mz सेट ऑफ इंटीजर को यहाँ पर m से मल्टीप्लाई किया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां पर m की वैल्यू हमने ली है दो या दो से ज्यादा। तो mz का कोई भी जो भी अवयव होगा वो किस तरह से होगा, m इंटू एन के फॉर्मेट में होगा, जहां पर m तो नंबर है, n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के में से लिया गया है। अब मान लीजिए r कोई हमने सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट लिया है, हमें ऐसा सर्च करना है कि सच दैट r इंटू mm की वैल्यू जीरो हो जा रही है हर एक n बिलोंग्स टू z के लिए। तो अब अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि r इंटू एम की वैल्यू भी जीरो हो जा रही होनी चाहिए। अगर r इंटू एम की वैल्यू जीरो है तो ये कब होगी, जब हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए r इंटू 1 की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। अब क्योंकि हमने पहले यहाँ पर पाया है कि m की वैल्यू को हमने लिया है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, जीरो के बराबर नहीं है, और r इंटू एम की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, r की वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी। तो हमने ये पाया कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ mz की वैल्यू है वो क्या मिल गई हमें, वो वैल्यू जीरो मिलेगी। प्रमेय नंबर 4, अब हम यहाँ पर अभिलक्षणिक के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि मान लीजिए एक पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षणिक, मान लीजिए एक आई हमने एक पूर्णांकीय प्रांत लिया, एक इंटीग्रल डोमेन लिया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा।
इसका कैरेक्टरिस्टिक से आप रिलेट करिए तो कैरेक्टरिस्टिक या तो शून्य होता है या तो एक अभाज्य संख्या है। तो इनपुट इसका इनिशियल चीज कंडीशन देखिए, सबसे पहले एक रिंग होगी, उस रिंग को इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए और उस इंटीग्रल डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है, वलय के अभिलक्षण की नहीं। तो इस चीज को माइंड में रख के यहाँ पर इस प्रमेय के बारे में सोचिए कि रिंग हमारा पूर्णांकीय प्रांत है, यानी कि वहां पर वो कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और साथ ही साथ उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, वहां पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जीरो नहीं है और उनका मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा। इस रिंग का अभिलक्षणिक क्या होगा? इस रिंग का जो अभिलक्षणिक होगा वो या तो शून्य खुद होगा एलिमेंट, जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा, और या फिर एक अभाज्य संख्या ही हो सकती है अगर वो इंटीग्रल डोमेन है। तो स्टार्टिंग में ही अब हम देख सकते हैं कि अगर हमें ये चेक करना है कि रिंग हमारा इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, अगर वहां पर जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, और इंटीग्रल डोमेन अगर है वो तो वो एक उसका जो अभिलक्षणिक अगर हमें निकालने को कहा जाएगा तो वो या तो जीरो होगा या फिर एक अभाज्य संख्या ही हो सकती है, कोई भी कंपोजिट नंबर वहां पर नहीं हो सकता। अब हम क्षेत्र को इसी पे ही डिफाइन कर सकते हैं कि माना आर हमारा कोई रिंग है, तो इस रिंग को हम क्षेत्र कब कहते हैं? यदि r माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक अबेलियन ग्रुप हो जाए। ये क्षेत्र यानी कि इंग्लिश में इसको हम फील्ड कहते हैं। ये फील्ड कब होगा? कोई भी रिंग हमारी फील्ड कब कहलाएगी, क्षेत्र कब कहलाएगा? जब r माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप हो। अब r माइनस जीरो क्यों किया? अब समूह के बारे में, परिभाषाओं के बारे में देखिए कि r का विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर r में आपने जीरो को ले लिया तो क्या होगा? जीरो यहाँ पर अगर आर में आपने जीरो ले लिया तो जीरो का एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस ग्रुप में, है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होने के रिस्पेक्ट में जो इन मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर कंडीशन दी गई है वो यही है कि r माइनस जीरो, यानी r जो रिंग ली गई है उसमें जीरो एलिमेंट भी प्रेजेंट है, पहले जीरो एलिमेंट को हटा दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम हटा देंगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि क्षेत्र की दूसरे शब्द में डेफिनेशन क्या होगी कि r प्लस भी आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और r माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, एडिशन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो वलय है वो क्षेत्र कहलाएगा। तो इस इकाई में आपने देखा कि पूर्णांकीय प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन कब होगा और कब ये हमारा क्षेत्र होगा। तो आपने पाया कि पूर्णांकीय प्रांत में आपने क्या कंडीशन को ऐड किया था? कम्यूटेटिव ऐड किया था, यूनिटी ऐड किया था। अब उसमें अगर हमने एक कंडीशन और ऐड कर दिया कि वहां पर इनवर्स एलिमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वहां पर प्रेजेंट हो, है ना। अगर ऐसा हो और जीरो डिवाइजर पे कोई कंडीशन नहीं है वहां पर, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो रिंग है वो रिंग हमारा क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर डिफाइंड ओवर √2, जिसका एलिमेंट्स किस तरह से होगा? a प्लस √2 b टाइप का होगा, जहां पर a और b एलिमेंट सेट ऑफ रेशनल से लिए जाएंगे। ये क्या कहलाता है? ये एक फील्ड कहलाएगा रिंग का। तो इसमें अब हमने कुछ यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं R7, R8 और R9 पे, इसके बारे में गहन एक डिस्कशन करते हैं कि कोई भी रिंग अगर R7, R8 या R9 को डिफाइन करता है तो वो रिंग उसका नाम क्या कहलाएगा? तो R7 क्या है, नियम क्या है कि ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। R8 का मतलब R का एक शून्येतर तत्समक होना चाहिए। R9 का मतलब R में प्रत्येक शून्येतर अवयव x के रिस्पेक्ट में एक गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आगे हम टिप्पणी में देखिए हमने क्या किया। इसके रिस्पेक्ट में अब हम डिवीजन रिंग, स्क्यू फील्ड और नॉन कम्यूटेटिव फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई वलय जो R8 और R9 को संतुष्ट करता है पर R7 को नहीं करता है, ये क्या कहलाएगा? एक डिवीजन रिंग कहलाएगा। यानी डिवीजन रिंग में क्या चीज नहीं होगी? ये डिवीजन रिंग हमारा R प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा। R मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, R माइनस जीरो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में समूह तो होगा बट कम्यूटेटिव नहीं है। तो अगर सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्षेत्र से हटा ली जाए तो वो हमारा जो क्षेत्र है वो डिवीजन रिंग कहलाने लगेगा या विभाजन वलय कहलाने लगेगा। या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? विषम क्षेत्र, स्क्यू फील्ड, या फिर अक्रम विनिमय क्षेत्र, नॉन कम्यूटेटिव फील्ड कहलाएगा। तो क्षेत्र से
डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड या फिर विनिमय क्षेत्र क्या किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है, सिर्फ यही है कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फील्ड में अगर यही डिवीजन रिंग आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर सेटिस्फाई करने लगे तो यही डिवीजन रिंग हमारा क्षेत्र में यानी कि फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे अब हम इंपॉर्टेंट प्रमेय का एक एक लाइन में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि वो क्या है। तो प्रत्येक क्षेत्र का सॉरी, हर एक फील्ड का एक इंटीग्रल डोमेन होता है। किसी भी कोई भी अगर फील्ड है तो कोई भी एक फील्ड है, अगर आप उसके बारे में उसके एक्सप्लेनेशन उसके कंडीशंस के बारे में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो क्षेत्र जो भी फील्ड है वो अपने आप में एक इंटीग्रल डोमेन है। यानी कि एवरी फील्ड जो हमारे हर एक फील्ड होगी वो इंटीग्रल डोमेन है, बट हर एक इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड नहीं हो सकता, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके लिए अब वो कन्वर्स कब ट्रू होगा उसके लिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि हर एक फाइनाइट परिमित, यहाँ पर लिखा गया फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा एक फील्ड होता है। अगर इंटीग्रल डोमेन में क्या आपने कंडीशन देखी थी, आपने देखा था कि वहां पर वो कम्यूटेटिव होना चाहिए था, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए था, जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ये था पूर्णांकीय प्रांत के लिए। और फील्ड के लिए क्या होना था, आर प्लस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जीरो निकालने के बाद भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो हर एक फील्ड के लिए चाहे वो परिमित हो या ना हो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होगा। बट कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स तभी वो आपका यानी इंटीग्रल डोमेन हमारा फील्ड तभी हो सकता है जब वो फाइनाइट हो। अगली प्रमेय क्या है, वो जेड के रिस्पेक्ट में है कि जेड हमारा अगर मान लीजिए जेड ये सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन ओवर एन आपका नंबर, अगर ये फील्ड है तो फील्ड कब होगा, इसके लिए तभी हो सकता है जब ये n हमारी एक कोई प्राइम नंबर हो, कोई अभाज्य संख्या हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये फील्ड है, अदरवाइज ये फील्ड नहीं होगी। आगे हम फाइनाइट फील्ड यहाँ पर परिमित क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र जिसका समुच्चय परिमित हो एक परिमित क्षेत्र कहलाता है। एक जिसका कोई भी फील्ड हमारी फाइनाइट फील्ड कब कहलाएगी, मान लीजिए इसका कोई एक समुच्चय लेते हैं जो कि फाइनाइट है, तब हम कह सकते हैं कि वो हमारा फाइनाइट फील्ड होगा, अदरवाइज वो फाइनाइट फील्ड नहीं होगा। फील्ड के अभिलक्षणिक जो है के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि इंटीग्रल डोमेन में अभी आपने जाना कि हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, और इंटीग्रल डोमेन में अभिलक्षणिक या तो जीरो होते हैं या तो अभाज्य नंबर होते हैं। तो ये थ्योरम वहीं से रिलेट की गई है, प्रमेय संख्या 8, कि अगर कोई फील्ड है तो उसका अभिलक्षणिक या तो शून्य होता है या तो एक अभाज्य नंबर ही हो सकता है। तो ये दोनों थ्योरम आपका इंटीग्रल डोमेन और क्षेत्र के लिए ही डिफाइंड है, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये इंटीग्रल डोमेन के लिए डिफाइंड है कि इंटीग्रल डोमेन में कोई अभिलक्षणिक या तो शून्य होगी या तो अभाज्य संख्या होगी। अब क्योंकि इंटीग्रल डोमेन हमारा फील्ड होता है तो फील्ड के लिए भी हम कह सकते हैं कि जनरल वे में जनरलाइज करके इस स्टेटमेंट को कि फील्ड हमारा अभिलक्षणिक या तो शून्य होगा या फिर एक अभाज्य संख्या होगी। अगली प्रमेय ये कहती है, मान लीजिए आर एक आपका तत्सम की एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तब आर एक फील्ड है। यदि आपका जो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हमारा जो भी रिंग लिया गया, ये हमारा फील्ड कब होगी, जब उसमें आर की में सिर्फ एक ही आर की सिर्फ ट्रिवियल गुणजावली ही एग्जिस्ट रहेगी, जो कि क्या होगी, आर या फिर जीरो सिर्फ कोई भी, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में अगर आपने गुणजावलियों को सर्च करने आप जाते हैं और वहां पर सिर्फ ट्रिवियल गुणजावली मिलती है आर और जीरो, तो हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ये हमारा फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर विभाग क्षेत्र के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं, कोशेंट फील्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि कब कोई भी फील्ड कोशेंट फील्ड में हम कब उसको डिफाइन कर सकते हैं और कब नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रमेय यहाँ पर डिफाइन की गई है, इसका प्रमेय नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो देखिए कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कब किसी फील्ड को हम कोशेंट फील्ड के बारे में के फॉर्मेट में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आर की आपका आर एक इंटीग्रल डोमेन है, तब आर को एक फील्ड में कन्वर्ट कब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब आर के हर एक एलिमेंट का जो उसका हार का हर एक एलिमेंट हो जो कि ए बी इनवर्स के रूप में होता है, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आर आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, तो आर को हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर एक फील्ड क्या था, इंटीग्रल डोमेन होता है, बट इंटीग्रल डोमेन को जो है फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या मिनिमम कंडीशन होनी थी कि इंटीग्रल डोमेन को फाइनाइट होना चाहिए था। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर
आप आर आपका इंटीग्रल डोमेन है और इसके सारे एलिमेंट ए बी इनवर्स के रूप में डिफाइंड है, जहां पर ए और बी आपके आर के एलिमेंट हो। यानी अगर आर से हमने दो एलिमेंट लिया और ए बी इन दोनों का इनका मल्टीप्लीकेशन ए स्टार बी इनवर्स के रूप में हमने यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो भी एलिमेंट मिला ये भी आर का ही अगर एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल डोमेन है ये हमारा फील्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिस क्षेत्र F के अस्तित्व को हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया है, उसे ही R का विभाग क्षेत्र के यहाँ पर कहते हैं, और विभाग क्षेत्र को हम कोशेंट फील्ड या फील्ड ऑफ फ्रैक्शन या फिर फील्ड ऑफ कोशेंट भी यहाँ पर कहते हैं। तो अब इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो जो सेट ऑफ रेशनल है वो सेट ऑफ इंटीजर का एक विभाग क्षेत्र कहलाता है। तो इसके लिए यही होगा, जो आपने पहली प्रमेय नंबर 10 और इन सब में कंडीशंस देखी, तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो सेट ऑफ इंटीजर का यहाँ पर एक विभाग क्षेत्र है। तो प्रमेय नंबर 11 की अब कंडीशंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि किसी पूर्णांकीय प्रांत यानी किसी इंटीग्रल डोमेन आर का विभाग क्षेत्र यानी कि विभाग क्षेत्र यानी कोशेंट फील्ड आर को आविष्ट करने वाला सबसे छोटा क्षेत्र होता है। तो विभाग क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन को पूर्णतः डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो इस स्टेटमेंट से आप ये चीज समझ सकते हैं कि कोशेंट फील्ड को डिफाइन करने के लिए सबसे यहाँ पर जो इंटीग्रल डोमेन हमने यहाँ पर डिफाइन किया गया है, आप इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि किसी पूर्णांकीय प्रांत आर का जो विभाग क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत आर का जो विभाग क्षेत्र आर को आविष्ट करने वाला जो सबसे डिफाइन करने वाला सबसे छोटा क्षेत्र होता है। और इसमें आप अगर ट्रिवियल रिंग के बारे में, ट्रिवियल गुर्जावलियों के बारे में आप बात करेंगे, तो वो सिर्फ क्या होती है, वो आर और जीरो ही वहां पर होनी चाहिए, उससे ज्यादा वहां पर नहीं हो। गुर्जावली अगर आप सर्च करेंगे तो उससे ज्यादा गुर्जावली वहां पर आपको नहीं मिलेगी। अगली इकाई हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइम आइडियल के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कब हमारा जो गुर्जावली है वो कब हमारी अभाज्य गुर्जावली के हम कब कह सकते हैं कि गुर्जावली हमारी अभाज्य गुर्जावली है और कब ऐसा नहीं है। तो इसकी परिभाषा देखिए, मान लीजिए एक वलय हमने आर लिया है और इसकी एक उचित गुर्जावली पी को हम अभाज्य गुर्जावली या फिर जिसको इंग्लिश में प्राइम आइडियल कहते हैं, ये कब हो सकती है, जब हर एक ए बी आर में अगर बिलोंग कर रहा है और उसके लिए ए इंटू बी की वैल्यू भी पी में बिलोंग करे। तब या तो अगर ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए आपने क्या लिया, आर आपने रिंग लिया, पी उसकी एक गुर्जावली ली, अब हम उसको चेक करें कि ये उसकी अभाज्य गुर्जावली है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए ए बी आपने आर का एलिमेंट लिया और इनका मल्टीप्लीकेशन भी पी में बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, या तो ए पी में बिलोंग करेगा या तो बी पी में बिलोंग करेगा, दोनों एक साथ पी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर के दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम अगर पी देख रहे हैं कि वो पी में जा रहा है एलिमेंट, तो उसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट पी का मेंबर हो सकता है, या तो ए मेंबर पी का होगा या तो बी मेंबर पी का होगा, दोनों एक साथ उसमें नहीं हो सकते। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो गुर्जावली है वो अभाज्य गुर्जावली है, प्राइम आइडियल है। तो प्राइम आइडियल होने के लिए सबसे पहले गुर्जावली हम देखें, चेक करेंगे और फिर ये कंडीशन चेक करेंगे कि वो अभाज्य गुर्जावली है कि नहीं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 2z, 3z, 11z यहाँ पर मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि ये सारी z की अभाज्य गुर्जावलियां यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगले प्रमेय में आप देखिए कि एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आर लिया गया है और इसकी p एक गुर्जावली है जो कि अभाज्य गुर्जावली है। कब, जब हमारा r बाई p एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, जब ये हमारा जो विभाग वलय r बाई p एक पूर्णांकीय प्रांत हो। तो इस स्टेटमेंट को आप कन्वर्सली भी आप यहाँ देख सकते हैं कि r हमारा क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, p हमारा प्राइम आइडियल है, और यदि केवल वहां पर विभाग वलय r जो ये p उसकी अभाज्य गुर्जावली तभी कहलाएगी जब r बाई p जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, कोशेंट फील्ड हमने जो यहाँ पर कोशेंट रिंग डिफाइन किया है, ये पूर्णांकीय प्रांत हो। तो P हमारी जो गुर्जावली है वो हमारी अभाज्य गुर्जावली होने के लिए यही कंडीशन है कि जो हमने कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लिया है और कोशेंट रिंग यहाँ पर डिफाइन किया, ये कोशेंट रिंग भी हमारा यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन हो जाए। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पे डिफाइंड जो यहाँ पर कोशेंट रिंग है वो अगर इंटीग्रल डोमेन होगा, तो जो हमारी गुर्जावली P है वो क्या हो जाएगी, वो एक अभाज्य गुर्जावली कहलाएगी।
तो इसी पे डिफाइन हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि Z45 लिया है कि इसकी सभी अभाज्य गुर्जावलियों के बारे में सर्च करिए। तो हमने पाया कि 45 के सारे यहाँ पर पहले हमने डिवाइजर्स को यहाँ पर देखे तो 1, 3, 5, 9, 15, 45 मिले, और इसमें हमने जब चेक किया तो पाया कि 3 और 5 ऐसे यहाँ पर 2 अभाज्य गुर्जावलियां ही हैं जिसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इसी तरह से ही हम आपको मैक्सिमम गुर्जावली को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप अपनी बात यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।